अक्टूबर में हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपना दमखम लगा रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि 10 साल से जो सत्ता से बाहर रही है इस बार वापसी कर सकती है। तो हमारे साथ अभी राज बब्बर साहब हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी पर। धन्यवाद। सर, दीपेंद्र हुड्डा लगातार अलग अलग हरियाणा के हिस्सों में जा रहे हैं, आपके संसदीय क्षेत्र में भी आए थे, हरियाणा मांगे हिसाब। किस तरह का रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है? देखिए, मैं चुनाव लोकसभा के ख़त्म होने के बाद में जो ये विधानसभा की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें मैंने एक लोगों में उत्साह देखा है और वो उत्साह मेरे लोकसभा के चुनाव में भी मुझे उसका एहसास हुआ था। गिनतियों के ऊपर मैं नहीं जाता, लेकिन मैं उत्साह की बात कर रहा हूँ और लोगों में इस बार एक बड़ी चाह है बदलाव की। जो ज़मीन पे जो नेता लोगों के बीच में जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर निकले हुए हैं, उनमें श्री दीपेंद्र हुड्डा जी और भी सभी नेता जो यहाँ पर हैं, उदयभान जी जो अध्यक्ष हैं हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने अपना एक जो है, मेरे ख्याल से हरियाणा के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं जा रहे हैं। और अभी दीपेंद्र हुड्डा साहब ने जो है, नौजवान नेता ने जिस तरह से हरियाणा मांगे के हिसाब का जो एक मूवमेंट चला है, उस मूवमेंट के अंदर बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और ख़ासकर नौजवान जुड़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी उपलब्धि है, अच्छा एक वो है कि इससे लोग कह रहे हैं कि साहब सड़कों पर ये घूम रहे हैं, लेकिन सड़कों पर आज जब ये नेता निकल रहे हैं तो विपक्ष के, मतलब हम इसलिए विपक्ष कहेंगे कि वो हमको पक्ष मानना शुरू कर दिए हैं कि आज कांग्रेस का पक्ष, हम उनसे जवाब सरकार से मांग रहे हैं, वो कहते हैं जवाब जो है कांग्रेस दे। तो इसका मतलब ये है कि जो सत्ता में बैठा हुआ आज की तारीख में आदमी है, वो अपने को सत्ता में बैठा हुआ नहीं मान रहा, बल्कि वो सोच रहा है कि वो विपक्ष में खड़ा है। तो ये आप सोच सकते हैं कि उनकी जो कमज़ोरी है वो नज़र आ रही है और जनता जो है इस बार फैसला करने वाली है, इस बात का एहसास उनको भी है। महेंद्रगढ़ में अमित शाह आए थे ओबीसी सम्मेलन में, उस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें कही भ्रष्टाचार को लेकर, जैसा आप भी कह रहे हैं कि उल्टा जो है वो कांग्रेस से ही जवाब मांग रहे कि वो अपने समय के 10 साल का भ्रष्टाचार का दे। लेकिन उसके बाद जो ईडी की एंट्री होती है, रावदान सिंह है उनके यहाँ पर रेड होती है, सुरेंद्र पवार है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, हुड्डा साहब से जुड़े हुए एक मामले को भी एक बार फिर से खोल दिया जाता है। ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से ईडी एक्टिव हो गई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले भी अगर आपको याद होगा तो ये सब शुरू हो गया था। अगर आपको याद है तो ये तमाम चीज़ें उस दौरान भी इन लोगों ने ईडी की, सीबीआई की, पुलिस वालों की, ये तमाम चीज़ें इन्होंने वहाँ पर जो है लोगों के यहाँ रेड डाले, लोगों को पकड़ने का काम किया। इससे पहले कर्नाटका में जो चुनाव होना था तो आप लोगों को याद हुआ कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं के साथ इन्होंने जो हाल किया था उनका, खासकर हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है शिव कुमार, उनके साथ में क्या किया था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि जितना इसके ऊपर अपना जोर लगाते हैं उतना ही इनके खिलाफ जो है वो वहाँ का माहौल बनता जाता है। और हरियाणा में भी ऐसा ही होगा। बेचारे बीजेपी वाले अपनी एजेंसियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एजेंसियाँ जो है जनता के बीच में, जब जनता देखती है कि हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो फिर उसका परिणाम देते हैं और वो दल बल के साथ में देते हैं। और कहना चाहिए कि जीत का जो एक सर्टिफिकेट है वो इनकी इन हरकतों से पहले दिन से ही तय हो जाता है। यानी कि सीधे सीधे माने कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो पीछे सरक गई है। अभी जो नतीजे भी आए लोकसभा चुनाव के, 5 सीटें हारी, 2019 में 10 सीटें जीती थी पूरी की पूरी, तो बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि कांग्रेस जीत रही है तो ईडी के सहारे वो जीतना चाह रही है। उन्होंने गलत सहारा ले लिया है। देखिए, लोकसभा में हरियाणा में ये हाफ हो चुके हैं और इनकी जो एजेंसियां हैं, इनके कार्यकर्ता जो हैं, ये ईडी, सीबीआई वगैरह, ये इनके कार्यकर्ता इनको साफ करवा देंगे।
तो हाफ हो चुका है, साफ करवा दिया जाएगा। क्या इस बात की भी आशंका कहीं ना कहीं है, जिस तरह से सुरेंद्र पवार जो है विधायक है सोनीपत से कांग्रेस को, उनको गिरफ्तार कर लिया, क्या और गिरफ्तारियां भी यहाँ पर हो सकती है? इस बात का कहीं डर, आशंका भी कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि ईडी है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया ठीक चुनाव से पहले, इसी तरह की क्या स्थिति यहाँ भी देखने को लग रहा है? देखिए, ये डर नहीं है। डरे हुए तो वो लोग हैं जो ये अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बिल्कुल ही डेस्परेट है कि भाई इनको कैसे कमज़ोर किया जाए। किस तरह से आप देखिए, कांग्रेस जो है देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी थी, उन्होंने उसके सारे के सारे अकाउंट ही फ्रीज कर दिए। तो ये इस तरह की टेक्निक और इस तरह की चीज़ें, वो हरकतें भी करते रहते हैं, और इन्हीं हरकतों का नतीजा डर नहीं, आशंका भी नहीं है। इनके काम करने का तरीका ही है, तो इनसे क्या डरना। इनके काम करने के तरीके का तो सामना कर चुकी है कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, पूरे देश में इनका सामना कर चुके हैं, और उसका फल जो है, उसका नतीजा जो है, जनता ने इनको दिखाया है कि हम ये करेंगे आपके साथ, और इस बार भी हारेंगे यहाँ। योगी साहब ने अभी जो कावड़ यात्रा है उसके चलते तमाम जितनी भी दुकानें थी, रेहड़ी थी, उन पर ये सीधा आदेश दे दिया कि वो अपने नाम लिखेंगे। खैर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। इसको किस तरह से देखते हैं? नायब सिंह सैनी ने भी इस बात का समर्थन किया था। मैं इतना ही कहूँगा कि छोटी सोच के लोग छोटा सोचते हैं, और इनकी ये छोटी राजनीति इनको दिन पर दिन छोटा करती चली जा रही है। और इनको ये लोग सोच रहे हैं कि लोगों को बांट रहे हैं, बल्कि ये लोगों को बांट नहीं रहे हैं, अपने आप को संकीर्ण करते चले जा रहे हैं, अपने आप को छोटा करते चले जा रहे हैं। आप ये कैसे तय करेंगे? आप ये किस तरह से इन बातों को जो है आप सोचेंगे कि साहब, एक बेशक वो दुकान जो है किसी हिंदू की है, चलो मान लिया हमने दुकान हिंदू की है, लेकिन काम करने वाले आप क्या कह सकते हैं कि कौन होंगे? वहाँ एससी समाज के लोग भी हो सकते हैं, वहाँ बैकवर्ड समाज के लोग भी हो सकते हैं, वहाँ पर किसी और धर्म के भी लोग हो सकते हैं। जो सस्ता उस दुकान पे काम करने वाला सस्ती दिहाड़ी पे काम करेगा, वो उसको देगा या उसका धर्म जात बिरादरी सोचेगा? वो दुकान का मालिक कमा के ले जाना चाहता है या वहाँ पर धर्म का घंटा बजाना चाहता है? वो धार्मिक है दिल से, वो लोगों की सेवा करना चाहता है, वो कम प्रॉफिट के अंदर वहाँ पर अपना उन बेलों के अंदर दुकान लगा रहा है। लेकिन उसके बाद तो इसके माने बहुत साफ हो गए ना कि आप उसको न उसको खाने देंगे, ना उनको खाने देंगे जिनको चाहते हैं कि इनको प्रताड़ित किया जाए, इनको समाज में इनके नाम लिख के उन पर अत्याचार करवाए जाए। तो ये तो किसी के नहीं है भाई। लेकिन बब्बर साहब, बहुत सारे वीडियो सामने आए जो जिस धर्म को लेकर चर्चा हो रही है कि वो खाने पर थूक रहे हैं। इन सब को देखते हुए अगर इस तरह का कोई डिसीजन लिया जाए, और एक तरफ ये कहा गया कि अगर राम और रहमान का फ़र्क पता लग जाता तो इसमें फ़र्क क्या पड़ता है? भाई, आपने सवाल ही कैसा किया है। किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी मज़हब के अंदर, ये हमारे बचपन में हमें सिखाया जाता था, अगर कोई खाना या रोटी करने वाला नीचे गिर जाता है या दाल सब्जी नीचे गिर जाती है, तो हमें डराया जाता था, हमें बताया जाता था कि उसको ठीक से उठाओ, पाँव नहीं पड़ना चाहिए। और कभी कभी मान लीजिए अगर ऐसी चीज़ें गिर जाती तो बोले कि अगर नहीं करोगे तो पलकों से उठाना पड़ेगा। ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं कि जिन लोगों ने खाने पे थूका है, ईश्वर ने उनका खाना खराब कर दिया है। तो जो लोग ये खाने पर थूक रहे हैं, रिजक पर थूक रहे हैं, उस ईश्वर के दिए हुए उस नेमत पर थूक रहे हैं, तो वाकई ये थूक वो अपने पूरे परिवार, अपने लोगों को दे रहे हैं, ताकि उनका आने वाला कल उनका खाना ही खराब होने वाला है। जी, लगातार देखने मिल रहा है राविंदरजीत सिंह के बगावती तेवर है। इधर पूर्व कैबिनेट मंत्री नरवीर सिंह जो है वो भी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे नाम जो है दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग संपर्क में जुड़ते दिख रहे हैं, कुछ लोगों की चर्चाएं, बातचीत होनी शुरू हुई है कि अब वो कांग्रेस की तरफ आना चाहते हैं। भाई, मैं तो एक ही बात कहूँगा, मुझे तो इसी बात की खुशी है कि हरियाणा में आज जो लोग मंत्री भी बन गए हैं, जो लोग
चुनाव भी जीत गए हैं, और जो लोग बड़े बड़े नेताएं हैं, जब मैं यहाँ पे चुनाव के प्रचार के लिए निकला था तो आप लोगों को याद होगा तो आप ही मुझसे सवाल करते थे कि भाई आप तो ये नाली, सड़क, ये बिजली, पानी, सीवर इसकी बात कर रहे हैं, तो आपके के बारे में लोग कह रहे हैं कि आप सांसद का नहीं, आप तो जो है क्या बोलते हैं उसका पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं हंसता था, मैं कहता था कि मुझे अफसोस है उन लोगों के ऊपर कि जो ये नहीं समझते हैं कि जिन लोगों से वो वोट मांगने जा रहे हैं उनकी समस्या क्या है। और फिर मैंने उसी दिन से अपना एक मोटो बना लिया था कि मैं किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि मैं यहाँ की समस्याओं के खिलाफ लड़ने के लिए आया हूँ। ये आपके पास में मेरे पहले दिन की वीडियो थी, बल्कि आपको नज़र भी आएगा जिस दिन मैं शीतला मंदिर में आया था, मैंने उसी दिन से ये शब्द कहे थे। मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया था, किसी का पार्टी विशेष का नाम नहीं लिया था। और आज वो सभी लोग जो मुझे कहते थे मैं पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव 24 को 4 तारीख को रिजल्ट निकला था और 5 तारीख को मैंने कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आप लोग सब मौजूद थे। उस दिन मैंने ये कहा था कि मैं यहीं रहूँगा क्योंकि मुझे बहुत यहाँ के लोगों ने प्यार दिया है, और मैं मेरा जो एक लक्ष्य है वो यही था कि मैं व्यक्तियों के खिलाफ लड़ने नहीं आया था, और इतना प्यार मिलने के बाद मैं उन समस्याओं के खिलाफ लड़ाई जारी रखूँगा। तो मैंने वो तमाम चीज़ों पे शुरुआत की। मैंने उन तमाम मैंने अभी भी जा रहा हूँ, लोग RWA की समस्याओं के बीच में जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से आज तमाम RWA के लोग जो हैं, आप इस तरफ डेलर फेस की तरफ चले जाएँ, आप पालम विहार की तरफ चले जाएँ, आप कितने ऐसे सेक्टर हैं, बड़े बड़े सेक्टर हैं जहाँ पर 25 हज़ार लोग रहते हैं। उनका कहना ये है कि हमारे पास पीने के पानी की समस्या है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि एक साइबर सिटी इतनी बड़ी मिलेनियम सिटी और वहाँ ये बात भी कोई ये कहें आज के और पढ़े लिखे लोग जो रेवेन्यू के सेक्रेटरी के रूप में काम किया है, जो जर्नल्स हैं, वो लोग अगर इस तरह की बातें करें तो शर्म आनी चाहिए। हम लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हैं या राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। हम क्या उन बुनियादी मुद्दों पर नहीं खड़े हो सकते? ये क्या मुद्दा कि भाई अगर पाइपलाइन नहीं जा रही है, उन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो आज इस सीनियर सिटीजन वो पानी पीने के लिए वो टैंकर लें, वो टैंकर खरीद कर पानी पिए। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? और ये मैं देख रहा हूँ कि जिस दिन से मैंने इन मुद्दों को उठाया, मैं कमिश्नर से जाके मिला, मैं जहाँ पर बांसवाड़ी में वहाँ पर जहाँ पर ये डंपिंग स्टेशन है वहाँ गया, मैंने सीवर की बात की, मुझे 8 दिन का, लेकिन फिर उसके बाद में उन्होंने क्या, सब लोगों ने क्या ये दिखावा था किया, एक फ्रॉड था कि वो जो कंपनी थी उसका टेंडर जो उन्होंने कैंसिल कर दिया और वो जाके वो स्टे ले आया। तो वो स्टे ले आया ना, अब दूसरी कंपनी को आप दे सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये बहुत ही साजिश है ये तो आपका कहना चाहिए मिलीजुली कुश्ती है, भ्रष्टाचार जो है वो मिलीजुली कुश्ती है। सिंपल सी बात है कि भाई हम यहाँ पे सस्पेंड करेंगे, उधर आप जाके कोर्ट से स्टे ले आना, 2 दिन के बाद में स्टे मिल गया, अब ना वो काम करेगा और ना वो किसी को काम करने देगा, और ना सीवर साफ हो रहा है। और अभी भी तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग जो हैं काम कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारा एक नौजवान साथी जो है वो यहाँ रोज़ मैं उसकी वीडियो देखता हूँ, किस तरह से वो लोगों के बीच में जाता है, क्या नाम है उसका, पंकज रावत। हाँ, तो रोज़ाना लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों से बात कर रहा है, लोगों की समस्याओं को सुन रहा है, और बाकायदा वो लोगों की बात जो है वो अधिकारियों से बात करता है। तो क्योंकि बात तो भी काम तो अधिकारियों से ही कराना है ना, खुद तो कर नहीं सकते ना। और मैंने जो अस्पताल की बात उठाई या मैंने बस स्टैंड की बात उठाई, और वो वहाँ से मंत्री आना शुरू हो गए। चीफ मिनिस्टर ने आके यहाँ पर कहा कि मैं रेड डालूंगा सफाई को लेकर। वो आए, उन्होंने कहा हम 700 बेड का जो है तो यहाँ बनाएंगे, और हमने कर दिया और हमने परमिशन हो गई है। तो मैं ये सब सुन रहा हूँ, ये सब बजटिंग की बातें हो रही हैं। 1.5-2 महीना 3-2.5 महीना सरकार को रह गया, 2 महीना, उसके बाद में आचार संहिता लग जानी है। ये फर्जी घोड़े क्यों दौड़ाते हैं?
और वो भी जितने भी जो हमारे यहाँ से जो जीते हुए नेता हैं, बाकी नेता हैं, ये क्यों लिफाफा राजनीति कर रहे हैं? ये लिफाफों की राजनीति करने का मतलब क्या है मेरे भाई? आप जो यहाँ पर लोगों ने आप पर विश्वास किया, चाहे थोड़े से वोट आपको ज़्यादा दिए, चुनाव तो जीते हो ना, तो लोगों के लिए काम करो ना यार। ये लिफाफों के लिए काम क्यों कर रहे हो? ये लिफाफे हैं सब। यानी सीधा सीधा है कि जो जीते हैं वो गायब है मैदान से, और जो कम मार्जिन से हारे भी हैं वो अभी भी डटे हुए हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहता जो है। मुझे खुशी ये है कि अब उन्होंने निकलना शुरू कर दिया। मैं जिस दिन मैंने मुद्दा उठाया, चीफ सेक्रेटरी आ गए, उन्होंने यहाँ पर मीटिंगें की। मैंने मुद्दा उठाया, चीफ मिनिस्टर ने जब वहाँ से बयान दे दिया कि मैं यहाँ पे आके रेट डालूंगा, ये होना चाहिए, सीधे से होना चाहिए। मैंने मुद्दा उठाया तो एक मंत्री भी आ गए, शायद कोई सुधा जी थे, वो आए, उन्होंने यहाँ पे गौर करना शुरू कर दिया, वर्क करना शुरू कर दिया। अच्छी बात है। और उसके बाद ही जब मैंने कहा तो उसके बाद में जो केंद्र में मंत्री हैं हमारे साथी, वो भी आ गए। उन्होंने भी जो बाकायदा यहाँ पे आके मीटिंग ली। तो मीटिंगों से नहीं होगा कुछ, ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। अब मैं जानबूझ के आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, बरसात हो रही है जी, इससे और लोगों को तकलीफ होगी। तो मैं तो थोड़ा सा उल्टे दिमाग का आदमी। जरूरत भी है कुछ ऐसे ही उल्टे दिमाग के लोगों की, तभी जाके व्यवस्था ठीक मैं होगी। छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं जानबूझ के इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इस बरसात में इसमें किसी तरह का कोई ऐसे कदम उठा के आंदोलन करूँगा, उससे इस पब्लिक को और तकलीफ होगी। और इनके पास में 1.5 महीने की ताकत है। 1.5 महीने के बाद में बेचारे आचार संहिता के बाद में ये कहेंगे हम क्या कर सकते हैं, आचार संहिता लग गई। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई बात नहीं, जिन मुद्दे हैं मैं उनको सबको संजो के रख रहा हूँ। ये यहाँ से साफ हो, इनकी सरकार साफ हो, नई सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए। हम अपने नेताओं से कह कि मैं यहाँ पे इसलिए डटा हुआ हूँ कि मैं जिन कामों को लेकर निकला हूँ वो काम मेरे बिल्कुल दिल से लगे हुए काम है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर लड़कियों के स्कूल जो गांव में नहीं है, मुआवजे को लेकर इतनी परेशानी है, ये आईडी को लेकर ये इन्होंने कर तो दिया है, लेकिन कम से कम लोगों को काट तो दो भाई। परेशानियां ज़्यादा बढ़ा रही हैं। परेशानियाँ बढ़ रही हैं, अधूरे काम हो रहे हैं। एक जो मेरा सवाल था, जो इसके साथ चीज़ें आगे बढ़ी, कि बीजेपी भी लगातार कहती रहती है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में, तो वही अब बीजेपी के कितने नेता आप लोगों के संपर्क में, और अगर बीजेपी से छोड़कर वो कांग्रेस में आना चाहते हैं तो क्या कांग्रेस उनको वेलकम करेगी? वो लीडरशिप का बिना बिना मैं न किसी की ज्वाइनिंग में, हमारा कहना हम किसी की खुशी में, ना हम किसी गम में। हम अपना रास्ता खुद तय करते हैं। हम उन लोगों के साथ में चलते हैं जो बहादुर हैं। हम उन लोगों के साथ में चलते हैं जिन लोगों का दिल में ये इच्छा है कि हम अपने लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। मेरे लिए वो बहुत महान है। और जो आए जो ना आए, जिसको लेना है जिसको नहीं लेना है, वो पार्टी डिसाइड करे। मेरा काम नहीं, मुझे ऑथराइज नहीं किया पार्टी ने कि मैं यहाँ पर लोगों को ज्वाइन कराऊँ या ज्वाइन करूँ। अगर मुझे ऑथराइज करेंगे तो पता नहीं क्या क्या करूँगा, फिर वो देखूँगा। एक और चीज़, राहुल गांधी ने पीछे मीटिंग की थी, तमाम जो हरियाणा के बड़े लीडर्स हैं उनको एक मैसेज भी दिया था कि गुटबाजी से बचें। लेकिन अभी हाल में फिर से एक बार कुमारी शैलजा का बयान आया और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हुड्डा साहब जो है सबको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, चीज़ें खराब की जा रही है, पार्टी जो है वो नुकसान होगा, जिस तरह से लोकसभा में हुआ, और हुड्डा साहब एक तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं। पता नहीं, आप कह रहे, मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले, मेरे घर पर 4-5 दिन पहले, मेरे यहाँ आने से पहले ही मैंने देखा कि उन दोनों एक मीटिंग में साथ में थे, कार्यकर्ता सम्मेलन में साथ में थे। और बल्कि वहाँ पर तो दोनों ने ही उस तरह का मैसेज दिया है कि भाई हमारे यहाँ पर कोई किसी तरह का नहीं, हम सब, शैलजा जी का ही मैं बयान सुना था, उन्होंने कहा कि हम तो मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, मिल के ही चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन जब अलग अलग होते हैं तो फिर बयान कुछ और ही दिखते हैं। अरे आप छोड़िए साहब, घर परिवार के अंदर अलग होकर तो कोई भी कुछ कहता है, किसी से कुछ कहता है, लेकिन जब परिवार इकट्ठा होता है तो हाथ बांध के चलता है। और ये कांग्रेस परिवार इकट्ठा परिवार है, यानी कि किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, सब सारी चीज़ें ठीक है। एक जो बात आपने कही कि अभी हाईकमान ने कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको नहीं दी, लेकिन जिस तरह से दिख रहा है कि राजबब्बर जो है लगातार सक्रिय है, और खासतौर से अहीरवाल की बात करें, और ना केवल अहीरवाल, पूरे हरियाणा के नेता भी जो है आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। क्या अब आने वाले समय में राजबब्बर को पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है, और अगर वो दी जाती है तो आपका क्या? मित्र, मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने ज़िंदगी में मैं ना गया हुआ कल देखता हूँ, ना आने वाला कल देखता हूँ, मैं आज देखता हूँ।
मुझे क्या जिम्मेदारी दी है, क्या नहीं जिम्मेदारी दी है, और ना मैंने कभी जिम्मेदारी मांगी है। ये मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि मैंने ईश्वर से करके कहूँगा ये बात, मैंने कभी किसी मांगा नहीं है। इसलिए नहीं मांगा क्योंकि मेरे में कोई क्षमता होगी, जिसको देना होगा दे देगा। मैंने आपके उस सवाल का जवाब इसलिए दिया था कि आपने कहा कि ज्वाइन करवा रहे हैं, मैंने कहा नहीं भाई, मैं उन लोगों को ज्वाइन करवाता हूँ जो ईमानदार हों, जो धोखेबाज ना हों, जो कम से कम पार्टी की नीयत और पार्टी की रणनीतियों के साथ में चलने वाले हों, जो सिर्फ फर्जीवाड़े के साथ में जो है अपना लाभ लेने के लिए इकट्ठा हों, मैं उन लोगों को अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन बीजेपी भी तो यहाँ आरोप लगा रही है कि हुड्डा साहब की जब सरकार थी भ्रष्टाचार चरम पर था, बिल्डरों के साथ साठगांठ थी, वही M3M का मामला भी जो सामने आया और जिस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तो आरोप दोनों तीनों तरफ से ही लगते हैं। अभी ये तमाम चीज़ें जो है ना, एक चुनाव के आसपास बहुत सारी चीज़ें हो जाती। अभी सरकार के अंदर कुछ इनके जो लेकर जो इनकी जो नीतियाँ, इनके जो तौर तरीक़े हैं, उसमें तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है। अभी छोड़िए, अब उस पर अगर आपने कभी है तो ज़रा डिटेल में बैठेंगे, फिर हम आपके साथ में कुछ, फिर मैं भी कागज़ पत्र ले आऊँगा, फिर आपको पढ़ के सुना दूँगा। चलिए ठीक है सर। और एक आखिरी सवाल, खैर कयासबाजी है, लेकिन इन कयासों के बीच, क्योंकि राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, अगर पार्टी राज बब्बर जी को कहती है कि विधानसभा में भी कहीं से जो है वो मैदान में आए, तो क्योंकि जिस तरह से अब आपकी एक लोकप्रियता भी है और लोकसभा चुनाव में देखा भी मात्र 15-20 दिन में आपने एक बड़ी टक्कर दी थी, तो एक फ़ायदा कहीं ना कहीं पार्टी को हो सकता है। तो अगर पार्टी कहीं किसी भी विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारती है, मैंने आज तक कभी 26 साल के सक्रिय राजनीतिक जीवन में मैंने कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, और ना ही मैंने कभी विधानसभा के बारे में सोचा है। इसलिए नहीं, एक टेम्परामेंट होता है। विधानसभा के लिए आपको उस क्षेत्र के लोगों के बीच में आपकी एक व्यक्तिगत जो है, पकड़ शब्द गलत है, लेकिन उनके साथ में एक आपके साथ में रिश्ता बंधना चाहिए। वो अच्छे या बुरे का हो बात दूसरी है, लेकिन रिश्ता बंधना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि विधानसभा के चुनाव को सिर्फ चुनाव भर के लिए, जब मैं लोकसभा का चुनाव, जब मुझे लोग कहते हैं कि पार्षद की तरह लड़ता है, तो अगर मुझे जैसा आदमी विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो शायद फिर तो वो उससे भी जो छोटा चुनाव मैं उस तरह से लड़ूंगा, क्योंकि मुझे तो रिश्तों के साथ मैं जीता हूँ। मैंने कभी भी चुनाव दिमाग से या चालबाजियों से या पैसे से नहीं लड़ा। मैंने लोगों के साथ हाथ पकड़ के चुनाव लड़े हैं, और मैं आज भी इस बात को कहता हूँ कि अगर मेरे चुनाव को, लोकसभा के चुनाव को किसने लड़ा है, तो कांग्रेस पार्टी के उन कार्यकर्ताओं ने लड़ा है। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ यहाँ की जनता ने लड़ा है। जो बाकी लोग थे वो दिमाग लगा रहे थे। मुझे कुछ लोग यहाँ पर चुनाव लड़ाने के बजाय वो आंकड़े लगा रहे थे कि कितने आंकड़ों से मैं हारूंगा। इसमें सभी पार्टियों के लोग थे, हमारी पार्टी के लोग भी थे, तो उन आंकड़ों में मेरी गिनतियाँ कर रहे थे, और मैं सड़क पर चल रहा था, और मेरे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के मेरे साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। तो मुझे उन्हीं का प्यार, उन्हीं की मेहनत और उनसे जुड़े हुए जनता के आस पड़ोस के जो लोग थे, वो चुनाव लड़ गए, और राज बब्बर को बस्ते रग तक नहीं लगे जिसके। बस्ते बटे नहीं बटे मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तो बस्ते दिए थे, लेकिन बस्ते तक नहीं लगे। तो उसके बावजूद अगर मुझे लोगों ने मुझे जिताया है, तो मैं किसी से, मेरी कोई शिकायत नहीं, ना किसी नेता से शिकायत है, न किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जिस तरह से भी जिससे बन पड़ा है, उसने मुझे यहाँ पे मेरे कैंडिडेट को, मेरी उम्मीदवारी को उन्होंने कोशिश की कि जो है अपना हम क्या योगदान दे सकते हैं, दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, और विधानसभा चुनाव के लिए आपको और आपकी पार्टी को भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद।